सो हेलो एवरीवन, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक रेस्पिरेशन का। वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक हैं रेगुलेशन के बारे में। सबसे पहले कि जो रेगुलेशन है वो ऑटोनॉमिक भी होती है और वॉलंटरी भी होती है। मतलब एक तो ये खुद से कंट्रोल हो सकती है और दूसरा हम इसे अपने विल के अकॉर्डिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग है ये होती कैसे है? ये होती इसलिए है क्योंकि जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं ये रिदमिकली डिस्चार्ज करते हैं। मतलब रिदमिकली इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे अब ये होता क्यों है? जो ये रिदमिक डिस्चार्ज है मोटर न्यूरॉन्स का, तो इन्हें कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है? जो ये रिदमिकली डिस्चार्ज कर रहे हैं तो इन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है ब्रेन स्टेम से। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजैक्शन कर दें जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन है तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो कम्प्लीटली अबॉलिश हो जाएगी, वो पूरी स्टॉप हो जाएगी, उसके आगे नहीं होगा। तो आगे अब देखते हैं कंट्रोल है कितने टाइप का। असल में जो रेगुलेशन है ये कितने टाइप का है? तो हमारे पास 3 टाइप का कंट्रोल है जो कि है सबसे पहला केमिकल, दूसरा न्यूरल और तीसरा है हमारे पास नॉन केमिकल या फिर मैकेनिकल। तो जो केमिकल है वो होता है थ्रू ब्लड। ब्लड में असल में क्या होता है? ब्लड की कंपोजिशन के थ्रू, कंपोजिशन में जो चेंजेस आते हैं उनके थ्रू ये रेगुलेशन होता है। कैसे चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, pH चेंज जो कि इससे ही कोरिलेट कर रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से जो चेंजेस आते हैं वो हमारे केमिकल रेगुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम बात करें न्यूरल तो इसमें हमारा कंट्रोल होता है थ्रू ब्रेन सेंटर्स। ब्रेन सेंटर्स में बेसिकली हमारे पास होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के थ्रू, ब्रेन स्टेम में मेडुला और पोन्स में जो हमारे सेंटर्स होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स, उनके थ्रू जो कंट्रोल होता है वो हमारा न्यूरल कंट्रोल में आता है। और नॉन केमिकल या फिर मैकेनिकल में आता है चेस्ट वॉल का कंट्रोल। जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, तो उन मैकेनिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो, और उनकी वजह से एक रिफ्लेक्स होता है जिसे हम बोलते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। तो ये जो रिफ्लेक्स है ये कंट्रोल करता है हमारी एक्सेसिव इंस्पिरेशन ना हो। जब भी एक्सेसिव इंस्पिरेशन होती है, चेस्ट वॉल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करती है, तो ये हमारे इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देता है इस रिफ्लेक्स की वजह से। ठीक है, तो अब आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली अबाउट न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल किस तरह से होता है, तो आगे देखते हैं न्यूरल कंट्रोल के बारे में। अब हमारे पास न्यूरल कंट्रोल में क्या क्या है कि न्यूरल कंट्रोल जो है वो हो सकता है 2 टाइप का। एक तो वॉलंटरी हो सकता है और एक होता है ऑटोमेटिक। अब वॉलंटरी में क्या है कि वॉलंटरी में कैसे होगा? जो हमारे विल के अकॉर्डिंग होगा। अब विल के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल कैसे करते हैं? थ्रू ब्रेन, बेसिकली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो सप्लाई कैसे करेगी? वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू सप्लाई करेगी मोटर न्यूरॉन्स को। होता क्या है असल में, सपोज ये ब्रेन है, तो ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड आती है और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे लिम्स को सप्लाई करती है। सपोज यहाँ रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रही होगी स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पर जो ब्रेन से नीचे की तरफ फाइबर्स आ रहे हैं, नर्व फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में, उन्हें हम टर्म करते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, और ये सप्लाई करते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स को जो कि सप्लाई कर रहे हैं इन टर्न हमारी रेस्पिरेटरी मसल्स को। अब यहाँ पे बेसिक जो हमें इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो हमें बात करनी है ऑटोमेटिक की। ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि जब हम नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो हमें उसका पता नहीं चलता। तो ये जो ब्रीदिंग हम कर रहे हैं एट रेस्ट, जिसका हमें मतलब कॉन्शियस नहीं होता है जिसकी हम, तो ये वाली ब्रीदिंग होती है ऑटोमेटिक। वॉलंटरी का मतलब है कि जब हम सोच समझ के सांस एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें। तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे ऑटोमेटिक वाले पार्ट की। तो अब ऑटोमेटिक का क्या है कि इसके जो सेंटर है वो होते हैं ब्रेन स्टेम में, और ये सेंटर जो होते हैं ये कन्वर्ज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स के ऊपर। अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा कह सकते हैं। सपोज ये हमारी पॉन्स है, ये मेड्यूला और ये आगे स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर जो सेंटर्स हैं, सपोज कोई सेंटर्स हैं
तो ये आगे डायरेक्टली कन्वर्ज किस पे कर रहे हैं, यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर उन पर, और ये स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्टली सप्लाई किसे कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स को। ठीक है, अब क्या है कि जो सेंटर्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब दो टाइप के क्या, हाँ, हमें दो चीज़ें करवानी है बेसिकली। एक क्या करवाना है हमें, इंस्पिरेशन, और दूसरा हमें करवाना है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन कैसे होगा, सबसे पहले इंस्पिरेशन के लिए सप्लाई आती है C3 से C5 रूट्स, जो हमारी सर्वाइकल रूट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड में, C3 से C5 तक, वो उनसे सप्लाई आती है इंस्पिरेशन के लिए थ्रू फ्रेनिक नर्व, और थोरैसिक नर्व से सप्लाई आती है किसके लिए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के लिए। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग पार्ट 1 में, कि इंस्पिरेशन किस तरह से होता है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होगा, अगर हम न्यूरली कंट्रोल की बात करें तो फ्रेनिक नर्व कंट्रोल करती है डायफ्राम को, फ्रेनिक नर्व कंट्रोल करती है डायफ्राम को, और जो हमारी थोरैसिक नर्व्स हैं वो कंट्रोल करती हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। अब अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की, तो पैसिवली तो वो तो पैसिव प्रोसेस होता है, और अगर फोर्स्ड की बात करें तो थोरैसिक नर्व्स जो होती हैं वो कंट्रोल करती हैं किसे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को। तो इस तरह से हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का पार्ट होगा, न्यूरली जो कंट्रोल होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है असल में, लेकिन इसका जो कंट्रोल है न्यूरली वो कुछ इस तरह से है, इन नर्व्स के थ्रू। अब आगे देखते हैं, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सबसे सेंटर्स हैं वो हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स। इनके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो मेडुलरी सेंटर्स क्या क्या होता है हमारे पास, देखिए अब हमारे पास क्या है कि मेडुला में हमारे पास कुछ सेंटर्स हैं जो कि क्या करवाते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ठीक है, तो अब क्या है, मेडुला जो होती है वो कंट्रोल करती है बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को। अब मेडुलरी सेंटर्स जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के, एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो इसका क्या है कि मतलब ये जो होता है ये लोकेटेड होता है डॉर्सल मेडुला में। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड, अगर आप बेसिक एनाटॉमी के थ्रू को रिलेट करें, डॉर्सल मतलब बैक साइड। और जो दूसरा हमारे पास होता है ग्रुप वो होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, ये होता है फ्रंट साइड। और जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो होता है CPG। इन दोनों के अराउंड CPG होता है। CPG का मतलब होता है सेंट्रल पैटर्न जनरेटर, सेंट्रल पैटर्न जनरेटर। ठीक है, अब CPG के अलावा क्या है कि यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेडुलरी न्यूरॉन्स जो हैं हमारे, ये ड्राइव करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि रेस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, वेंटिलेशन होगा। वेंटिलेशन का मतलब ब्रीदिंग। अब जब वेंटिलेशन होगी तो इसकी वजह से अल्टरेशन आएगी केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, क्योंकि जब हमने सांस ली तो हमने CO2 को बाहर निकाला, ऑक्सीजन को अंदर लिया। CO2 अंदर आएगा तो उसकी वजह से कॉम्बिनेशन होगा वाटर के साथ और H+ आयंस बनेंगे। H+ आयंस बनने का मतलब क्या कि pH जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो वेंटिलेशन की वजह से केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड में चेंज आया। अब इसकी वजह से क्या होगा, फीडबैक जाएगा, फीडबैक सिग्नल जाएगा, और फिर सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल जाएगा सेंट्रल पैटर्न जनरेटर को, जो कि अगेन रेगुलेट करेगा हमारी एक्टिविटी को, मेडुलरी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को। फिर दोबारा वो ड्राइव करेंगे हमारे मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि सप्लाई करेंगे फिर से क्या, रेस्पिरेटरी मसल्स को। तो ये साइकिल इसी तरह चलती है और इस तरह हमारा रेगुलेट होता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं मेडुला के। और तो देखिए क्या है कि ये कट सेक्शन बनाया मैंने पॉन्स का, और ये मेडुला है। तो अगर आप देखें फोर्थ वेंट्रिकल के पास में, यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। और यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये डॉर्सली प्लेस्ड है, ये है DRG, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और ये वाला जो ग्रुप है ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, जो ब्लू रीजन है ये वाला रॉस्ट्रल है, रॉस्ट्रल एक्सपिरेटरी ग्रुप। इसे हम दूसरा टर्म क्या करते हैं, बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला जो रॉस्ट्रल पार्ट है ये एक्सपिरेटरी ग्रुप है। अब जो मिडल में है ये रीजन है इंस्पिरेटरी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ VRG की। VRG का जो रॉस्ट्रल पार्ट है ये एक्सपिरेटरी है, जो मिडल पार्ट है ये इंस्पिरेटरी है, और जो कॉर्डल पार्ट है, टेल वाला पार्ट, ये फिर से एक्सपिरेटरी है। ठीक है, ये मेडुला में ही है। अब एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे DRG।
तो DRG तो सिंगल, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है और ये सिंगल एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है हमारे, ये मतलब एक्चुअली क्या है, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो हम सेंटर्स जिन्हें टर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं अब। आगे हमारे पास क्या है कि अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डोर्सल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स जो हैं। डोर्सल वाला जो है एक्चुअली ये डोर्सली लोकेटेड है और जो वेंट्रल वाला है ये वेंट्रली ही लोकेटेड है। अब जो डोर्सल वाला होता है ये बेसिकली हमारा होता है इंस्पिरेटरी ग्रुप, और जो वेंट्रल होता है ये मेजरली होता है एक्सपिरेटरी ग्रुप, ठीक है। हालांकि वेंट्रल में हमने देखा 3 पार्ट्स होते हैं, 2 एक्सपिरेटरी और 1 इंस्पिरेटरी, लेकिन ये मेजरली एक्सपिरेशन के लिए काम होता है, ठीक है। अब डोर्सल जो ग्रुप है ये अगर कोई लोकेशन पूछे तो आप लोकेशन क्या बताएंगे, ये बायलेटरली प्रेजेंट होता है अराउंड NTS। NTS एक न्यूक्लियस का ग्रुप है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है। और जो हमारा वेंट्रल ग्रुप है ये है वेंटिरोलेटरल मेडुला में इन द रीजन ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये आप CNS में जाके सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आगे CNS में समझाई जाएंगी। आगे देखते हैं DRG जो है इसे इनपुट कहाँ से मिलती है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इंक्लूडिंग फेरिफरल कीमोरिसेप्टर्स। अब कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू इसे सिग्नल का कैसे मिलता है, सपोज ये कोई फेरिफरल कीमोरिसेप्टर का मतलब है कि जो हमारी एक्सट्रीम्स हैं, जैसे कि क्या बोलूँ, ये हमारी जो फेरिफरल बॉडी पार्ट्स हैं इनमें जो रिसेप्टर्स हैं जो कि केमिकल कंपोजिशन को वो करते हैं सेंस, उन्हें हम बोलते हैं क्या, फेरिफरल कीमोरिसेप्टर। तो सपोज़ ये DRG है और ये फेरिफरल कीमोरिसेप्टर है, तो ये इसे सिग्नल भेज रहा है किसके थ्रू, 9th and 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि ये जो है ये प्रोजेक्ट करते हैं डायरेक्टली टू द सेल बॉडीज़ ऑफ फ्रेनिक नर्व, ठीक। अब DRG जो है इसे सिग्नल मिल कहाँ से रहा है, 9th और 10th क्रेनियल नर्व के थ्रू रिसेप्टर से, लेकिन जो DRG है ये डायरेक्टली किस पे प्रोजेक्ट करता है, ये प्रोजेक्ट करता है हमारी सेल बॉडीज़ ऑफ फ्रेनिक नर्व। अब फ्रेनिक नर्व किसे सप्लाई कर रही थी, फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है डायफ्राम को, और डायफ्राम क्या करवाता है, इंस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, बेसिकली इंस्पिरेटरी ग्रुप। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब VRG की बात करें तो VRG जो होता है बेसिकली एक्सपिरेटरी ग्रुप है, और एक्सपिरेशन जो होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है, और दूसरा जो VRG है ये एक्सटेंड करता है होल लेंथ ऑफ मेडुला के अक्रॉस, ठीक है। अब आगे देखते हैं पोंटीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स के बारे में। पोंटीन रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली हायर कंट्रोल है अबव मेडुला, तो ये हमारे मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को भी कंट्रोल करते हैं अगर कायदे से देखा जाए तो। अब ये सेंटर्स हैं हमारे पास 2 टाइप्स के, या फिर कहूँ तो 2 रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास न्यूमेटॉक्सिक सेंटर और दूसरा है हमारे पास एप्नोस्टिक सेंटर। तो न्यूमेटॉक्सिक सेंटर जो है ये लोकेटेड होता है न्यूक्लियस पैराब्रेकियालिस मीडियालिस एंड कॉलिका फ्यूज न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दोनों ही प्रोसेस के दौरान ये एक्टिव होता है, लेकिन इसका जो मेजर काम है वो है कि ये इनहिबिट करता है इंस्पिरेटरी सेंटर्स को। इंस्पिरेटरी सेंटर क्या है हमारा, जो DRG है और एप्नियोस्टिक सेंटर है। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये DRG होना चाहिए, ये होगा DRG, यहाँ पे DRG होगा, देखिए DRG होता है ना इंस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। अब और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा हमारे पास एप्नोस्टिक सेंटर। एप्नोसिस का मतलब होता है डीप ब्रीदिंग करना, जब हम कहते हैं कि सांस भर के अंदर लेना, वो चीज़ होती है एप्नोसिस। अब स्टिमुलेशन ऑफ एप्नोस्टिक सेंटर की वजह से क्या होगा, इंस्पिरेटरी इफेक्ट आएगा, प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी इफेक्ट, जो हम भर के सांस लेते हैं वो चीज़ जो होगी हमारी वो एप्नोस्टिक सेंटर की वजह से होगी। तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करेगा इंस्पिरेटरी सेंटर को। तो ये इनहिबिट कर रहा था इंस्पिरेटरी सेंटर को, जो कि है DRG और एप्नोस्टिक सेंटर। और ये एप्नोस्टिक सेंटर किसे करेगा एक्टिवेट, ये एक्टिवेट करेगा हमारे DRG को। तो देखिए अब आगे एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि कंट्रोल दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा हायर न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। अब न्यूमेटॉक्सिक सेंटर जो है ये एप्नोस्टिक सेंटर को तो इनहिबिट कर ही रहा है, साथ में ये क्या कर सकता है, ये
इन्हें भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो हमारे एक्सपिरेटरी और इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं किसके, मेडुला के, मतलब कि डीआरजी और वीआरजी की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारा डीआरजी और वीआरजी को इनहिबिट कर सकता है। असल में वीआरजी में भी हमारे इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वीआरजी में नहीं होते। तो डीआरजी और वीआरजी के जो इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं उन्हें इनहिबिट करेगा न्यूमेटॉक्सिक सेंटर, और साथ में एपनोस्टिक सेंटर को। दूसरी चीज़, एपनोस्टिक सेंटर जो है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर न्यूमेटॉक्सिक सेंटर इनहिबिट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि इंस्पिरेशन जो है, अगर मैं कहूँ कि न्यूमेटॉक्सिक सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वो क्या करेगा, एपनोस्टिक सेंटर को इनहिबिट करेगा और साथ ही इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा और इंस्पिरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि न्यूमेटॉक्सिक सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो रहा है या फिर डी स्टिमुलेट हो रहा है, तो एपनोस्टिक सेंटर स्टिमुलेट होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इंस्पिरेशन होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अब आगे और चीज़ें क्या है हमारे पास यहाँ पर। अब हाँ, एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट है कि वेगस का रोल क्या होता है। वेगस का अगर मैं बताऊँ आपको, वेगस का ज़्यादातर जो रोल होता है ना हमारे सिस्टम्स में, वो होता है इनहिबिटरी टाइप का रोल। क्या होता है कि जो हमारा हार्ट होता है या फिर हमारे अगर मैं यहीं पे बात करूं तो यहाँ पे भी इसका इनहिबिटरी टाइप का रोल होता है। असल में क्या करता है, जैसे हार्ट में कहूँ तो हार्ट में ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, एक्चुअली डिक्रीज़ करता है ज़्यादा से, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज़ करेगा, कंट्रैक्शन डिक्रीज़ करना और हार्ट रेट डिक्रीज़ करना, ब्रेडिकार्डिया करना, ठीक है। तो यहाँ पे असल में क्या करता है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ ही करेगा। तो वेगस का काम जनरली आप ज़्यादातर मेजर सेंटर्स में देखेंगे, इसका काम होता है इनहिबिटरी टाइप का। तो वेगस जो है ये एफरेंट, एक्चुअली वेगस जो है ये एफरेंट फाइबर्स लेके जाता है लंग्स के और एयरवेज से, ठीक है। अब ये जो एफरेंट वेगल फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इंस्पिरेटरी मेडुलरी न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनहिबिटरी होते हैं। लेकिन अब बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे सवाल आता है वो आता है वेगोटॉमी पे। अगर हो जाए वेगोटॉमी तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इंस्पिरेशन का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाता है, एफरेंट जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। भाई अगर देखो, वेगस जो थी वो इनहिबिट कर रही थी इंस्पिरेटरी सेंटर्स को, अगर वेगस नहीं होगी तो इनहिबिटरी कंट्रोल हट जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़